नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दियो आंसर पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत के भौगोलिक भाग। जी बिल्कुल, हमने इससे पहले 3 क्लासें डाल ली है और ये चौथी क्लास है। जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो मेरे भाई वो देख लीजिए और अब ये छोड़ दीजिए कि पेपर कब होगा। ठीक है, अभी बात करें, जब भी होगा तैयार रहिए, एकदम सॉलिड रहिए और जितनी भी क्लास आती है वो सभी देखते रहिए। तो आज शुरुआत कर लेते हैं। हमें जो हमने पीछे वाले हमने टोटल 6 जो भौगोलिक भाग थे भारत के, जो डिवाइड किए गए हैं, उनमें हमने कौन सा पढ़ा था? कल हमने पढ़ रहे थे हमें जो कि पर्वतीय भाग है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वो भाग हमें पढ़ रहे थे। उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया भी था। जैसे कि हम बात कर ले आज और, तो जैसे ये अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, इधर ये सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश और वो एरिया हो गया। ठीक है जी, तो आज हम ऐसी चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिमालय को अपने तो ऊपर वाले एरिया से मतलब है। बिल्कुल जी, तो देखिए हिमालय यहाँ था। हिमालय के 3 भाग मैंने बताए थे और चौथा भाग जो ट्रांस हिमालय से परा हिमालय बोलते हैं वो हिमालय से पहले बन चुका होता था, यानी हिमालय से पहले बने गया था। ठीक है, तो मुख्य 3 है, टोटल कितने हैं? 4 है। अच्छा, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जो विशाल हिमालय है, क्या बोलते हैं जिसे? विशाल हिमालय, या जिसे हम बोलते हैं वृद्ध हिमालय। ठीक है जी, कौन सा? वृद्ध हिमालय, है ना। या हम इसे बोल सकते हैं आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। बाह्य हिमालय नीचे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 है जी। नंबर 2 कौन सा था? मध्यम हिमालय या मध्य हिमालय, है ना। ये हमने पढ़ा था। या हिमाचल हिमालय, ये भी पढ़ा था, हिमाचल हिमालय। ठीक है, मैं नॉर्मली बताए थे। नंबर 3 पे हम बात करें तो नंबर 3 वाला था वो था शिवालिक हिमालय। कौन सा था जी? शिवालिक हिमालय। तो ये नंबर 3 वाला भाग था। ये 3 भाग, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ये इतना हमने जान लिया इनके बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा वाला ऊपर वाला ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है परा हिमालय, जिसे इंग्लिश में ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा। जैसे ये हमने पढ़ा होगा कराकोरम जो क्षेत्र है ना, ये पढ़ा होगा हमने। यहाँ लद्दाख का कौन सा? कराकोरम क्षेत्र। ये किस में आता है? ये अपने इसमें आता है ट्रांस हिमालय में या परा हिमालय क्षेत्र में आता है। अब ज़्यादातर जो बड़ी चोटियाँ हैं वो किस में आती है? जो बड़ी चोटियाँ हैं, मैं आपको मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसमें आती है। किस में आती है? विशाल या वृद्ध हिमालय के अंदर आती है जी। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे हमने ये नेपाल देश है, यहाँ पे कौन सा देश है? ये नेपाल देश। यहाँ लिख देता हूँ, नाम है नेपाल। तो नेपाल में जो ऊंची चोटी है ये यहाँ मान लेते हैं हमें। ठीक है, ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई अच्छे से सभी को पता है ना। यही क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो हमने ये चीज़ें तो हमने इतनी पढ़ ली थी। अच्छा, ऐसे बात करें हमें, चाइना है, चाइना भी लगता है, तिब्बत और चाइना, वैसे नेपाल इन तीनों में फैला हुआ है इसका, लेकिन मुख्य रूप से माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ रहेगी? नेपाल देश ही क्लिक करना है आपको, नेपाल देश पे ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक चीज़ याद रहे, नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सागरमाथा। ये लीजिए आपके सामने सागरमाथा। तो ये सागरमाथा इसे नेपाल में कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये वाले। इसके अलावा हम आज और बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये सिक्किम है। सिक्किम के अंदर एक चोटी है, यहाँ पे एक सिक्किम के अंदर चोटी है जिसे क्या कहते हैं? कंचनजंगा चोटी कहते हैं। इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बताई थी। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी रहेगी? 8598 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? कंचनजंगा की ऊंचाई रहेगी जो सिक्किम में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धौलागिरी कहाँ पड़ता है, क्या पूछ लिया जाए? यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, धौलागिरी। और एक क्षेत्र है धौलाधार। कौन सा? धौलाधार। 2 है जी इंपॉर्टेंट, धौलाधार और धौलागिरी। अगर आपसे धौलागिरी पूछा जाता है ना, तो धौलागिरी कहाँ रहेगा? नेपाल में रहेगा। धौलागिरी क्षेत्र कहाँ है जी? नेपाल में है।
8,172 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 8,172 मीटर क्या है, मीटर है, सॉरी मीटर क्या है इसकी जी ऊंचाई है। इधर धौलाधार की बात कर लूँ मैं तो ये धौलाधार है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है जी, हिमाचल प्रदेश में। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। एक बार भाई उनका चला देते हैं थोड़ा। हाँ, इतनी चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता ही होनी चाहिए बेसिकली, है ना, एग्जाम में आती रहती है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ अन्य तथ्यों पे बात कर लूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत जी, नंगा पर्वत, तो यहाँ ये बात करें जो नंगा पर्वत है ये रहा भी वर्तमान लद्दाख में पड़ेगा ना नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत कहाँ रहेगा, नंगा पर्वत लद्दाख क्षेत्र में रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जैसे अपने बात करें नामचा बरुआ पर्वत, कौन सा जी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामचा बरुआ। तो ये नामचा बरुआ हो गया। आपको इसकी ऊंचाई के बारे में पता ही होगा। नामचा बरुआ मैंने कल भी कराई थी, 7756 ये इसकी ऊंचाई है। और एक कामेट भी है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, कामेट। और कामेट की ऊंचाई भी इसके बराबरी थी, मैंने पीछे भी बताया था 7756 ये कामेट है। ठीक है, तो ये चोटियाँ सभी की सभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, विशाल हिमालय। ये पूरा सिस्टम कहाँ पे है जी, विशाल हिमालय में है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, इसके बाद अगला जो क्षेत्र अपना आता है कौन सा, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के बारे में बात कर लूँ, आपको मेन रूप से मध्य हिमालय में क्या क्या चीज़ें याद करनी है। देखो मध्य हिमालय में जितने घूमने वाले क्षेत्र है ना, देखो ये जो हिमालय विशाल वृद्ध हिमालय जिसे बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, इसके अंदर बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है, बर्फ़ इसमें ज़्यादा जमी रहती है। नीचे वाला एरिया है ये घूमने लायक है, एक पर्यटन के लायक है। तो इसमें हम बात कर ले अपने मध्य हिमालय या बात करें हिमाचल हिमालय में, इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा मनाली, मसूरी, है ना, धर्मशाला, ठीक है जी। ये वो क्षेत्र है, दार्जिलिंग, ये वो क्षेत्र हैं जो बात करें किस में आते हैं, जो मध्य हिमालय में आते हैं। जैसे मनाली, मंसूरी हिमाचल प्रदेश में, शिमला भी हो जाएगा जी एक, यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, शिमला। ठीक है, ये सभी के सभी क्षेत्र इसमें आते हैं। दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। ये कौन सा एरिया है, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है। धर्मशाला इधर जम्मू कश्मीर वाला हो जाएगा, मंसूरी मनाली कहाँ हो जाएंगे, और शिमला हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। ये क्षेत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर मैं बात कर लूँ, आपको बता दिया था कल मैंने कि नंगा पर्वत, टोटल हिमालय की बात करूँ मैं, नंगा पर्वत से लेकर और इधर नामचा बरुआ तक है। ठीक है, न से क्या हो जाएगा नंगा, और न से क्या हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा नामचा बरुआ। यहाँ तक क्या है इसका हिमालय का फैलाव है। ये चीज़ आप अच्छे से कवर कर लोगे जी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जो हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग बात करें, मैंने इसकी औसतन ऊंचाई 5100 मीटर बताई थी। ठीक है, कितनी बताई थी, 5100 मीटर, लेकिन नई एनसीईआरटी में इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में कर लेना भाई। ठीक है, एक चीज़ ये आपको मैं साथ साथ में मेंशन करवा देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से सफलता दिलवा सकती है, नंबर आपके बढ़ा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद में शिवालिक हिमालय, ये जो शिवालिक हिमालय है ना दोस्तों, ये सबसे बाद में बना है, यानी सबसे बाद में, मान लिया पहले ये बना, फिर उसके बाद ये बना, फिर ये बना। तो नवीनतम कौन सा इनमें, शिवालिक वाला क्या है, नवीनतम है। ठीक है, तो शिवालिक वाला नवीनतम है। वैसे हिमालय के अंदर आपसे पूछा जाए खेती बाड़ी किसकी होती है, तो जी यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह की खेती की जाती है, मेन रूप से चाय की और या फल। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा चाय या फल। ठीक है, तो ये दोनों ही है,
चाय और फल। यहाँ आपसे कॉफ़ी दे दे, वैसे कॉफ़ी कर्नाटक में होती है ज़्यादा, है ना, अपने भारत में, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन में एक और दे कि आपको उपरोक्त सभी दे दे, तो उपरोक्त सभी वाला आंसर आप टिक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ एक बात सोचिए, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, अपना कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता ना। तो अभी अपने को ये गोल्डन टाइम है। किसी को कोई काम है क्या, ये बताइए? आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, इसको बंद कर देते हैं। अभी किसी को कोई काम नहीं है ना, अभी मतलब सभी फ्री हैं, और फ्री हैं तो कोई ना कोई चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए। तो मैं आपको ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, लगभग कंप्लीट करवाऊँगा। हरियाणा जीके मैंने लगभग कंप्लीट करवा दी है। जो टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक भाई आप पीछे क्लास डाली हुई है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये सभी में काम आएगी, चाहे आप HSSC का या SSC का जो भी पेपर दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, राजस्थान पुलिस का दे रहे हो, राजस्थान पटवारी की तैयारी करो, किसी की क्यों ना तैयारी करो, सभी में ज्योग्राफी तो भाई सेम होती है ना। तो ये बात तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि जी बिल्कुल इनमें से क्यों हमारे पेपर में आने वाली चीज़ है क्या, भी सभी है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। शिवालिक वाला नीचे वाला एरिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अभी हम इसके बाद में अपने कुछ क्षेत्र पढ़ेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्षेत्र लिखता हूँ, वो क्षेत्र देखना, आपको यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पूरे को रफ कर देते हैं ना, पूरे को ही रफ कर देते हैं। बिल्कुल जी, जो भी नया है ना चैनल को देख रहा है, अगर अच्छी लग रही है कोई भी क्लास, अगर कोई कमी है तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयरिंग वगैरह और सब्सक्राइब तो सबसे पहले बनता है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो चीज़ें कवर करनी है उनके बारे में ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातें हैं वो देखो। मैं आपको यहाँ अगर इनके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए, आपके सामने 2-3 क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है भाबर। कौन सा क्षेत्र आता है? भाबर। एक आता है तराई, एक आता है बांगर, एक आता है खादर। ये एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। भाबर क्या है और तराई क्या है, और इसके अलावा बांगर क्या है और खादर क्या है। बांगर खादर के बारे में तो ज़्यादातर आप जानते ही हो। अच्छा, भाबर के बारे में बात करें, जो हिमालय है, अपना जो एरिया ये हिमालय है, ठीक है, इसकी मैं बात कर लूँ हिमालय की, तो देखिए एक चीज़ याद कीजिए, जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं? नदियाँ कुछ पानी बर्फ़, यहाँ बर्फ़ पिघली, यहाँ आया, या बरसात हो गई, जैसे भी बारिश हो गई, तो ये पानी क्या है, धीरे धीरे जहाँ इनको जगह मिलती जाएगी वहाँ चलता जाएगा, और एक बड़ी सी आगे जाके सभी एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो नदी का निर्माण होता है। उसके बाद जैसे ये एंट्री करता है आगे वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, तो ये मान लेते हैं हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना। तो उत्तर भारत ये 2 नंबर भाग है। इसके अंदर एंट्री कर गई नदियाँ। अब नदियाँ जैसे इसमें एंट्री की तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आई। क्या लेके आई? कंकर पत्थर। ये लीजिए, इसके नीचे बिल्कुल एकदम है, यानी 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक है ये एरिया होता है। कौन सा एरिया? ये जो भाबर वाला एरिया है ना, ये 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक एरिया है। यही NCERT की बुक में लिखा हुआ है जी। तो अच्छा, ये एरिया है, यहाँ पे नदियाँ अदृश्य हो जाती है, मतलब नदियाँ दिखाई ही नहीं देती भी नदी है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, कंकर पत्थर। थोड़ी थोड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो थोड़ी दिखाई दे देती है, छोटी नदियाँ उसके नीचे ही, कंकर पत्थर के नीचे ही बहती रहती है ना। तो मतलब जहाँ जगह मिली थोड़ी वो दिखती है इस तरह से। तो ये नदियाँ जहाँ दिखाई नहीं देती, जो इसके नीचे कंकर पत्थर वाला एरिया है 8 से 16 किलोमीटर, उसे भाबर नाम दिया गया है। अब जैसे ही नदियाँ यहाँ से निकली, नदी क्या करने लग गई? दिखाई देने लग गई। तो जो नदी दिखाई देने लग गई, लगभग आप मान लो 16 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर ये एरिया होता है। ज़्यादा भी है, थोड़ा बहुत 30-32 तक लगभग मान के चलो, ठीक है। ये चीज़ डाटा दी हुई नहीं है NCERT की बुक में, सिर्फ ये बात दी हुई है। अच्छा, ये चीज़ जो एरिया है ये कौन सा कहलाएगा? ये तराई क्षेत्र कहलाएगा, यानी नदी तैरने लग गई, नदी दिखाई देने लग गई, ठीक है। तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? तराई क्षेत्र हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब आगे देखिए, और हम बात करें जो उसके बाद में बागर और खादर, ये 2 रह गए। उसके बाद में नदियां हैं वो जलोढ़ मैदान बनाती है। कौन सा मैदान बनाती है? जलोढ़ मैदान, है ना। जलोढ़ मैदान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 पे कौन सा? बांगर, नंबर 2 पे कौन सा? खादर, ठीक है।
जो नदी, जैसे मान लो यहाँ से नदी आई है निकल कर, यहाँ बना देता हूँ मैं, नदी आई यहाँ से निकल कर कोई, ठीक है, नदी आने के बाद क्या हुआ, उसके साथ मिट्टी आई, ये साथ में क्या है इसके, मिट्टी आई। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, नदी किधर हो गई, नदी इस साइड में हो गई, है ना, ये मिट्टी अलग रह गई। तो अच्छा, ये जो पुरानी मिट्टी है जो पहले आई थी, इसे क्या बोलते हैं, बांगर, और जो बाद में आई उसे क्या बोलते हैं, जो नई मिट्टी आई उसे खादर। यानी खादर को कहा जाता है नई मिट्टी और बांगर को कहा जाता है पुरानी मिट्टी, ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, इनमें से उपजाऊ ये जो है ना, धीरे धीरे पहले तो उपजाऊ होती है, बाद में क्या हो जाती है ना, उपजाऊ, कम उपजाऊ हो जाती है। तो उपजाऊ अधिक कौन सी है इनमें से, खादर अधिक क्या है जी, खादर अधिक उपजाऊ है। और ये जो बांगर मिट्टी है ना, ये बांगर मिट्टी, इस मिट्टी को पंजाब और हरियाणा साइड, जैसे मान लेते हैं ये अपना इधर साइड में हरियाणा है, इसके यहाँ पंजाब है, इस एरिए में इसी मिट्टी को, बांगर मिट्टी को बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि बांगर मिट्टी को बात करें उत्तरी हरियाणा और पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तो बेट नाम से जाना जाता है। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हरियाणा में मारकंडा नदी है ना, उसके आसपास वाले एरिए को बेट कहते हैं, तो वही इसी में वो क्षेत्र है, वो बांगर क्षेत्र में आता है। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर। अब मैं बात कर लूँ उत्तर भारत के विशाल मैदान की, ये सबसे बड़ा विशाल मैदान है। यहाँ पर बात करें मिट्टी है ना, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, उपजाऊ क्षेत्र यही है, ठीक है। कितना बड़ा है जी ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितने में है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा एरिया, उत्तर भारत का विशाल एरिया। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बात करूँ मैं यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर, कौन सी नदी से, सिंधु नदी से, और उसके बाद सतलुज से। यहाँ मेन तो सिंधु से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा, इधर वाली नदी कौन सी है जी, ये ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तक है, अगर मैं बात कर लूँ ब्रह्मपुत्र नदी तक है, कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, ये वाला एरिया है, ये जलोढ़ मैदान है। मतलब ये जलोढ़ मैदान भी बनाता है, इसे उत्तर भारत के विशाल नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक आपने सुना होगा, अपने बात करें रे व कलर, 2 नाम सुने होंगे ना, कौन कौन से जी, रे व कलर, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो है आपके सामने नाम है रे, और एक आपके सामने इसी को बोलते हैं कलर, ठीक है। रे या कलर, ये कौन सा एरिया है, रे या कलर की बात करें, जो उत्तर भारत का विशाल एरिया है ना, चल गया अभी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आएगी इसकी, बिल्कुल नज़दीक लगा रखा है। अच्छा, जो रे व कलर एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये उत्तर भारत का जो विशाल एरिया है ना, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसी एरिए में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके अंदर हम बात करें मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सफ़ेद रंग की बात करें हमें, तो एक परत जम जाती है, नमकीन परत, उसी नमकीन परत को बोलते हैं क्या, ले व कलर, ठीक है। यानी सेम ग्रस्त एरिए वाले स्थान पे हम बोले, ये ज़्यादातर है ना, अपने बात करें हरियाणा प्लस यूपी, इस एरिए में ज़्यादा है, हरियाणा और यूपी में ये ज़्यादा, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही इंक्लूड किया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद मैं बात करूं और अन्य तथ्यों पे, तो रे व कलर आ गया, साथ में उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। सबसे अधिक फसलों का उत्पादन भी यहीं होता है। मेन रूप से हम बात करें चावल, क्योंकि जलोढ़ मैदान में चावल ही होंगे, गेहूँ, ठीक है, और गन्ना यूपी में ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, तीनों चीज़ यूपी में ज़्यादा है। ये चावल है वो बात करें, वैसे सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होते हैं, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन अगर बात करें गेहूं की और गन्ने की, तो इसका उत्पादन नंबर 1 पे है, वो टोटल कुल उत्पादन में 1 नंबर पे है। प्रतिशत की बात नहीं करा, प्रतिशत में तो पंजाब हरियाणा टक्कर में रहते हैं, ये तो 3 नंबर पे आता है यूपी। लेकिन गेहूं और गन्ना के उत्पादन, कुल उत्पादन एरिया के हिसाब से देखें हमें, तो यही यूपी में होता है, ठीक है। तो ये वो तथ्य थे जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से 1-2 नंबर दिलवा सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दोआब क्षेत्र। ये दोआब क्षेत्र क्या होता है, दोआब क्षेत्र मतलब किसे कहते हैं, दोआब शब्द का अर्थ क्या है,
दो नदियों के बीच के एरिए को, जैसे ये सतलुज है, मान ली मैंने यहाँ पे सतलुज है और इधर मान ली मैंने गंगा है, ठीक है। इन दो नदियों के बीच में हम बात करें तो क्या बोलेंगे, दोआब क्षेत्र बोलेंगे, दोआब क्षेत्र बोलते हैं। जैसे सतलुज और रावी के बीच भी बोल सकते हैं दोआब क्षेत्र हम, है ना। तो ये चीज़ें हैं, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, बहुत ही जल्द आने वाली है आपके लिए अगली वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में।